नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। अगर आप लोग को किसी प्रकार का कोई मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और यह एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स केवल 1499 रुपये का है। और अगर आपको 11-12 का क्लास 11-12 का टीजीटी और पीजीटी के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो यह पूरी पीपीटी पीपीटी नोट्स, पावर पॉइंट नोट्स और 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिलेगा। इसकी फीस केवल 799 रुपये रखी गई है। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से शासक एवं इतिवृत्त यह चैप्टर है और टेस्ट सीरीज संख्या 12 है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। कुछ लोगों को शिकायत है कि वह कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं कि आप यह गलत पढ़ा रहे हैं, वह गलत पढ़ा रहे हैं। एक कोई थी जिन्होंने कमेंट किया हुआ था कि आप प्रश्न संख्या इतना का यह क्वेश्चन गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसके बाद हमने चेक किया, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपको विश्वास न हो कि हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, अगर गलत अगर आप लोगों को लगता है तो आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं और पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर जो कहीं गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप जांचिए परखिए ना। प्रश्न का उत्तर एकदम बिल्कुल सही बताया गया है और पीडीएफ में भी सही है। उसके बावजूद भी अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए एक बार नहीं, उसी उन्हीं का कम से कम 2 से 3 बार इस तरह का मैसेज आया। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, कहीं और आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई गलती होती नहीं है। और गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। एक बार 2 बार हो जाता है तो बस, एक बार हो जाता है समझ में आता है। बार बार कभी ये गलत पढ़ा रहे हैं, गलत जानकारी मत दीजिए, यह जानकारी मत दीजिए। ठीक है, जहाँ सही जानकारी मिलती हो जाकर ले लीजिए। यहाँ पर मैं मूर्ख बनाने के लिए, मैं अपना क्रेडिट डाउन करने के लिए नहीं यहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ कि मैं गलत सलत दे दूंगा सब। और गलती होती है तो फिर एक्सेप्ट मैं कर लेता हूँ। ठीक है, साक्ष्यों के साथ स्पष्ट करिए तब मैं कहूँ। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। सही है। अकबर हिंदू, देखिए बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। 14वीं पीढ़ी का था चंगेज खां की तरफ से। ठीक है। अकबर हिंदू कुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहा। यह तो सही है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं, यह सही है। तीनों बातें सही हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं। विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा। मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। मुगलों ने स्वयं को तैमूरी कहा है क्योंकि वे पितृ पक्ष से तैमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। उल्लेखनीय है कि रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का नायक मोगली का नाम मुगल शब्द से ही प्रेरित है। तो यहाँ पर जानना कि यह मोगली जो पात्र है, मोगली जो पुस्तक है जंगल बुक, ये किसने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। ठीक है। अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। ईरान के सफाविद और तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। देखिए, आप मुगल वंश के जितने भी शासक हैं उनका क्रम जरूर ध्यान में रखिएगा। आमतौर पर हम शुरुआत के ही 5-6 शासकों के क्रम ध्यान में रखते हैं, लेकिन उत्तरवर्ती मुगल शासकों के क्रम भूल जाते हैं। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ बस वैसे ही। जैसे पहला शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल शासकों का क्रम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मुगल दरबार की जो भाषा थी अरबी थी। तो यह बात है बिल्कुल गलत है। मुगल दरबार की जो भाषा थी वह अरबी नहीं, फारसी थी। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। नस्तलीक लेखन की एक शैली है। बिल्कुल, नस्तलीक जो है लेखन की एक शैली है। ठीक है, यह सही है आपका। लिपि है। चित्रकार मीर सैयद अली
अब्दुल समद का संबंध ईरान से था। हुमायूं जब ईरान में प्रवास कर रहा था तो उसने दो चित्रकार को अपने साथ लाया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। बेहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था। और ईरान में सफावी राजवंश था तो उसके दरबार का चित्रकार था बेहजाद, वह भी हुमायूं के दरबार में आया था। तो यह भी आपका सही है। कौन सही है? तो 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। कौन सा कथन सही है? 2, 3, 4 मतलब विकल्प सी। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी, जबकि उसकी मातृभाषा क्या थी? तुर्की। मुगलों की जो मातृभाषा थी तुर्की थी। मुगल तुर्क जात के भी थे, लेकिन उनकी दरबार की भाषा क्या हो गई? फारसी हो गई। अकबर ने संभवतः यह भाषा ईरान के साथ सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपर्कों को बनाए रखने के लिए चुनी थी। फारसी के हिंदवी के साथ संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। फारसी जो है, फारसी और हिंदवी का जब सम्मेलन हुआ, मतलब फारसी व हिंदवी के जब मतलब शब्द मिले तो उर्दू शब्द का जन्म हुआ। नस्तलीक लेखन की एक शैली है। अच्छा, नस्तलीक जो है लेखन की एक शैली है, मतलब एक लेखन की शैली है जो उर्दू या अरबी फारसी आदि लिखी जाती है। यह सरल शैली है जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता है। अतः कथन 2 सही है। चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद का संबंध ईरान से था। इन चित्रकारों को हुमायूं अपने साथ दिल्ली लाया था। बेहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था। सफावी दरबार कहाँ था? ईरान का सफावी राजवंश था, वही ठीक वहीं पर बेहजाद रहता था। ठीक है, चित्रकार था, लेकिन बाद में मुगल वंश में भी आया था, मुगल दरबार में भी आया। बेहजाद जैसे चित्रकारों ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करिए। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखा गया था, सही है। विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, यह बातें बिल्कुल गलत हैं। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसी और विद्वान ने किया था, विलियम जोन्स ने नहीं किया था। ठीक है, लेकिन बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। तो यह तो सही है। कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है, 2 जो है गलत है। अबुल फजल के शिष्य थे अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल फजल का शिष्य था अब्दुल हमीद लाहौरी और इसी के द्वारा बादशाहनामा लिखा गया था शाहजहां के काल में। शाहजहां ने अकबरनामा के नमूने पर, अब देखिए अकबरनामा किसके समय में लिखा गया था? अकबर के समय में लिखा गया था, जिसमें अकबर की बड़ाई थी, अकबर के राजनीतिक जो संबंध थे वह अकबरनामा में थे। तो उसी से प्रेरित होकर, अकबरनामा से प्रेरित होकर शाहजहां ने बादशाहनामा लिखवाया। किससे? अब्दुल हमीद लाहौरी से। तो शाहजहां ने अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था अब्दुल हमीद लाहौरी को। ठीक है, बाद में शाहजहां के वजीर शादुल्ला खान ने उसमें सुधार किया। जो बादशाहनामा लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने, उसमें सुधार करने का काम किसने किया? शादुल्ला खान ने किया, जो उसका वजीर था शाहजहां का। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। उसने कई भारतीय पांडुलिपियों का, अच्छा यह देखिए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। यहाँ से प्रश्न आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1784 में। किसने स्थापना किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। अच्छा, यह एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या था? इसका काम भारतीय पांडुलिपियों का प्रकाशन करना, उसका अनुवाद करना था। और इसी ने उल्टा सीधा बहुत सारी भारतीय धर्म ग्रंथों का भी उल्टा सीधा अनुवाद किया और लोगों के अंदर एक प्रकार की वैमनस्य की भावना भी इसीलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ही देन है। और जितने भी भारतीय ग्रंथ थे उसका अनुवाद सबसे पहले अंग्रेजी में इसने ही किया, विलियम जोन्स ने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था ने। ठीक है, तो इसका काम ही था भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और अनुवाद करना। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं सदी में प्रकाशित किए गए थे। तो अकबरनामा और बादशाहनामा का भी अनुवाद इसी संस्था ने किया था। अब 20वीं सदी में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी बेवरिज। ठीक है, 20वीं सदी में अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया था। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। सुहरावर्दी दर्शन और अबुल फजल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सुहरावर्दी दर्शन प्लेटो की रिपब्लिकन से प्रेरित है। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी रिपब्लिकन। ठीक है, तो सुहरावर्दी दर्शन जो है यह सूफीवाद है, सूफीवाद एक सिलसिला है सूफियों का, सुहरावर्दी। तो सुहरावर्दी दर्शन जो है वो प्लेटो की रिपब्लिक से प्रेरित है। अबुल फजल ईरान के सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित थे। तो अबुल फजल जो था अकबर के दरबार का नवरत्न भी था
और इसने यह जो था ईरान का सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सूफी संत था शिहाबुद्दीन, उसका सिलसिला था सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है, संप्रदाय। तो इस विचार से यह प्रभावित था अबुल फजल। अबुल फजल ने सुलह कुल की नीति को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना। सुलह कुल की जो नीति थी वह अबुल फजल के दिमाग की उपज थी, जिसको अकबर ने लागू करवाया था, ठीक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। कौन सा कथन सही है? विकल्प 1, 2, 3 डी। सुहरावर्दी दर्शन प्लेटो की रिपब्लिकन से प्रेरित है, जहां ईश्वर को सूर्य के रूप में निरूपित किया गया है। सुहरावर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। शेख मुबारक और उसके पुत्रों फैजी और अबुल फजल ने इसका अध्ययन किया। अब देखिए शेख मुबारक के 2 पुत्र थे, फैजी और अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल ईरान के सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, इसलिए उसने ईश्वर से निःसृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को सबसे ऊंचा स्थान दिया था। अबुल फजल ने सुलह कुल की नीति को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना। इसी नीति में सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, परंतु साथ ही एक शर्त यह भी थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। अकबर का गुरु भी माना जाता है अबुल फजल, उसका राजनीतिक गुरु माना जाता है अबुल फजल। प्रश्न 4 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आते हैं कि किस वर्ष में कौन से निर्णय अकबर के द्वारा लिए गए थे, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1564 में नहीं 1563 में अकबर के द्वारा लिया गया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में अकबर के द्वारा लिया गया था नियम। यह भी निर्णय 1564 में लिया गया था, न कि 1567 में। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण कब हुआ था? 1585 में। तो यह तीनों के तीनों जो कथन दिए गए हैं ना, तीनों आपके गलत दिए गए हैं। तीनों निर्णय या जो तीनों हैं तीनों गलत हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भैया तीनों सही सुमेलित नहीं है, तीनों बिल्कुल बेतरतीब है, तीनों सही सुमेलित नहीं है, विकल्प डी। तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित कर लीजिए। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई थी? 1563। जजिया कर की समाप्ति कब की घोषणा कब हुई थी? 1564। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण कब हुआ था? 1585। और दास प्रथा का अंत कब हुआ था? वो आपका 1562 में हुआ था। 1562 में दास प्रथा की समाप्ति भी अकबर ने किया था, 1562 में। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करिए। 3 कथन दिए गए हैं जो मुगल काल से संबंधित हैं। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में कराया था। आपको पता है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है और अकबर ने बनवाया था, तो यह तो कथन गलत है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ये आपका बिल्कुल सही है। अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी, तो बिल्कुल पश्चिमोत्तर भाग में अपना नियंत्रण चलाने के लिए अकबर ने 1585 में राजधानी को लाहौर बना दिया, ठीक है। राजधानी को लाहौर शिफ्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 2 और 3, मतलब विकल्प बी। इतना बढ़िया से पढ़ाने के लिए और एक्सप्लेन करने के बाद भी लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है वह गलत है। एक कोई है विद्वान तो गलत है तो भाई ठीक है, आप या तो साक्ष्य दीजिए, वैसे ही कहने से थोड़ी चलता है। अब गलत कहाँ से हो जाएगा यार, कहाँ से गलत हो जाएगा? शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने सिकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में कराया था, अतः कथन 1 आपका गलत है, ठीक है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, सही है। अकबर ने पश्चिम उत्तर मतलब अफगानिस्तान वाला इलाका पश्चिमोत्तर में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया और 13 वर्षों तक इस सीमा पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया। जब राजधानी लाहौर स्थानांतरित हो गया ना, तो 13 वर्षों तक मतलब सीमा सुरक्षित रही। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। यह जो युग्म दिए गए हैं निम्नलिखित युग्म, ठीक है, ये जो दिए गए हैं यह मतलब अभिवादन करने का तरीका है। जैसे देखिए सिजदा, दंडवत लेटना, जब पूरी तरह से एकदम जमीन पर बैठ जाना उसे सिजदा करते हैं। कोर्निस के आगे की ओर झुकना, अब कोर्निस क्या होता था? कोर्निस के आगे की ओर झुकना, हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर। देखिए कोर्निस होता है, केवल इतना ही है कोर्निस क्या होता था, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है, हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर झुकना, ऐसे थोड़ा सा उल्टा हो गया है। हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर झुकना, उसे कहते हैं कोर्निस। ये आपका सही है और 3 भी सही है।
चार तस्लीम क्या है, बादशाह के पैरों को चूमना, ये आपका गलत है। तो कौन सा सही सुमिलित है, तो केवल 1 सही है और 3 सही है। कौन सा सही सुमिलित है, 1 और 3, मतलब विकल्प सी। देखिए कोर्निस क्या है, औपचारिक अभिवादन का एक तरीका था जिसमें हाथ की तलहथी को मतलब हाथ का तलवा, हाथ का तलवा को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। मन में सोच लीजिए कि हाथ का तलवा है और उसको ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुका रहे हैं, तो उस मुद्रा को क्या बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, कोर्निस बोला जाएगा। यह अभिवादन का तरीका था। चार तस्लीम क्या होता था, इसमें दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू करते थे, दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू करते थे और तलहत्ती ऊपर की ओर होती थी। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता था और तलहत्ती को सिर के ऊपर रखता था। ऐसी तस्लीम चार बार होती थी। ऐसी तस्लीम जो होती थी 4 बार होती थी, इसे ही चार तस्लीम कहते थे। मतलब 4 बार जमीन पर दाएं हाथ को रखकर धीरे धीरे उठाया जाता था, फिर उस पर ललाट पर लगाया जाता था, तो इसे 4 तस्लीम कहते थे। ठीक है, सिजदा क्या होता था, तो सिजदा जो है आप निवेदन का उच्चतम रूप, सिजदा और दंडवत लेटना, आप जानते हैं दंडवत रूप से लेटते जाना वही सिजदा है। शाहजहां के शासनकाल में, अब देखिए सिजदा वाला नियम कब से लागू हुआ था, शाहजहां के शासनकाल में सिजदा जैसे तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम और जमी बोशी के तरीके अपनाए गए। सिजदा तो बहुत पहले से चला था। मैं आपको बता दूं, गुलाम वंश का एक शासक था, गुलाम वंश, बलबन ने चलाया था सिजदा और पाबोस की परंपरा। बलबन ने चलाया था। सिजदा में दंडवत लेटना होता था और पाबोस में सुल्तान का चरण चूमना होता था। तो सिजदा और पाबोस की परंपरा बलबन ने चलाया था, जो गुलाम वंश का शासक था, और वह सिजदा और पाबोस चलता आ रहा था। ठीक है, लेकिन शाहजहां ने उसे बंद करवा दिया और उसकी जगह यह उसने 4 तस्लीम या जमी बोशी के तरीके अपनाए गए। ठीक है, तो यह भी प्रश्न, यह भी ध्यान रखिएगा, 4 तस्लीम वाला जो नियम है यह शाहजहां ने शुरू किया था। इसमें क्या होता था, 4 तस्लीम में जमीन को चूमा जाता था। प्रश्न 7 देखिएगा, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, बिल्कुल आया, 1615 में आया था। झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने की थी। दीवाने खास एक सार्वजनिक सभा भवन था। भैया सार्वजनिक सभा भवन दीवाने खास नहीं था, दीवाने आम था सार्वजनिक सभा। ठीक है, सभी बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से है, ये आपका सही है। कौन सही है, मेरे हिसाब से ये आपका विकल्प सी आपका सही है। ये सर टॉमस रो वाला भी सही है और सभी बारात का संबंध जो है हिजरी कैलेंडर से है, सही है। 2, 3 आपके सही नहीं है, तो कौन होगा, विकल्प सी, 1 और 4 सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत था। जेम्स प्रथम का दूत कौन था, टॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में आया था। झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, सुल्तान जो होता था, बादशाह होता था, वह ऊंचे अपने किले पर से एक खिड़की के रास्ते झांकता था सुबह सुबह, और लोग उसकी दर्शन करते थे, पूरी प्रजा उसको देखती थी। अगर किसी को सुल्तान को देखना होता था तो सुल्तान को ऐसे ही देखा, बादशाह को ऐसे ही देखा जा सकता था। वह मीनार पर या अपने भवन के सबसे ऊंचे अट्टालिका पर चढ़कर वो अपना दर्शन देता था। इसे ही झरोखा दर्शन कहते थे। झरोखा दर्शन की शुरुआत जो किया था अकबर ने किया था। दीवाने खास में निजी सभाएं होती थी। अब देखिए, एक था दीवाने खास और एक था दीवाने आम। दीवाने आम क्या होता था, यह सार्वजनिक सभा थी, इसमें आम नागरिक भाग लेते थे। ठीक है, दीवाने खास में निजी सभाएं होती थी जो गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। सभी बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि से है। मतलब सभी बारात उस तिथि को मनाया जाता था, हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि को सभी बारात मनाया जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था। मुगल काल में जो हरकारें होते थे वह कौन थी भैया, हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था मुगल काल में, तो वित्त विभाग से था, गुप्तचरी विभाग से था, डाक विभाग से था, या सैन्य विभाग से था। किस विभाग से हरकारों का संबंध था, तो वह था डाक विभाग से, डाक विभाग से था। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। मुगल काल में हरकारों का संबंध डाक विभाग से था। उन्हें कसीद अथवा पथमार भी कहा जाता था। तो हरकारे जो होते थे ना, वह एक प्रकार से डाक विभाग का काम था। एक डाकिया टाइप के होते थे जो चिट्ठी को या फिर कोई भी खबर है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। उनको हरकारों को कहा जाता था कसीद या पथमार भी कहा जाता था।
बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों के दल दिन रात दौड़ते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य ऐसे ही तीव्र सूचना तंत्रों से जुड़ा हुआ था। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। केंद्र प्रांतों में और प्रांत सरकारों में विभाजित थे। बिल्कुल, केंद्र जो थे प्रांतों में और प्रांत जो थे सरकारों में विभाजित थे। कानूनगो राजस्व संग्रह का प्रभारी था। देखिए, कानूनगो जो होता है, अभी भी कानूनगो जो होता है वह राजस्व संग्रह का काम नहीं करता है, वह राजस्व आलेख का काम करता है। जितना भी रिकॉर्ड होता है कानूनगो के पास होता है, तो राजस्व संग्रह करने का काम कानूनगो का नहीं होता है। ठीक है। चौधरी जो होता है वह राजस्व आलेख कर रखता था। बिल्कुल, चौधरी जो होता था राजस्व आलेख नहीं रखता था, चौधरी का काम राजस्व संग्रह करने का था। तो यह भी आपका गलत है। कौन सा कथन सही है? ये केवल एक। कौन सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सही नहीं है, तो यही आपका 2 और 3 जो है आपका सही नहीं है। 2 और 3 मतलब विकल्प बी। देखिए, मुगल काल में केंद्र प्रांतों में मतलब केंद्र सूबों में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। केंद्र सूबों में, प्रांत सरकारों में और सरकार परगनों में विभाजित थे। यह क्रम ध्यान में रखिएगा, केंद्र प्रांत, केंद्र सूबा, सरकार और परगना। ध्यान में रखिएगा, आज भी तहसील को परगना कहा जाता है। ठीक है, सरकारी रजिस्टरों में, तहसीलों में परगना लिखा रहता है। अतः कथन एक आपका सही है। परगना उपजिला, अब देखिए परगना मतलब उपजिला, तहसील उपजिला ही माना जाता है एक तरह से ना। ठीक है, परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, कानूनगो मतलब राजस्व आलेख रखने वाला, चौधरी, राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा की जाती थी। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, कंधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करिए। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। बिल्कुल, देखिए कंधार जो था सफावियों, ये सफावी कहाँ के थे? वह ईरान के राजवंश था सफावी, और मुगल भारत का राजवंश। तो कंधार वह जगह था जिसको लेकर मुगलों और सफावियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होती थी। कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। बिल्कुल, ये आपका सही है। ठीक है, अपने शासनकाल में अकबर ने इस पर अधिकार स्थापित किया था। तो यह भी आपका सही है। 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं। विकल्प डी तीनों बातें सही हैं। इस पर व्याख्या देख लीजिएगा। उपयुक्त सभी कथन सही है। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल और कंधार पर नियंत्रण के द्वारा हिंदू कुश की ओर से आने वाले संभावित सभी खतरों से बचा जा सकता है। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था, मतलब लड़ाई झगड़े का कारण था। कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। 1595 में अकबर ने कंधार पर अधिकार कर लिया। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, जेसुइट, जो जेसुइट होते थे वह कौन होते थे? यह पादरी होते थे। ठीक है, जो ईसाई क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते थे। जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। मुगल दरबार के बारे में जो भी कुछ लिखा गया है उसमें जेसुइट पादरियों के द्वारा भी बहुत कुछ लिखा गया है मुगल दरबार के बारे में, तो यह भी एक रिकॉर्ड है। पुर्तगाली राजा जो होते थे वो जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखते थे। जो पुर्तगाली राजा होते थे वह अपने ईसाई क्रिश्चियनिटी का प्रचार कराने के लिए जेसुइट प्रचारकों को की मदद करते थे। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों बातें सही है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2 मतलब विकल्प सी। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरण से हुई है। अब यूरोप के लोग भारत को कैसे जाने? जेसुइट जो धर्म प्रचारक हैं भारत में आए, भारत के बारे में लोगों को बताए, उन्होंने अब पुस्तकें लिखी, भारत के बारे में बताया यूरोप वासियों को। यात्री भी जो आए यूरोपीय यूरोप से, उन लोगों के जरिए भी यूरोप वासियों को जानकारी मिली भारत के बारे में, व्यापारियों के द्वारा भी जानकारी मिली। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरण में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। पुर्तगाली राजा भी जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखते थे। 16वीं सदी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का भाग था। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, मुगल दरबार और जेसुइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। सर्वप्रथम औरंगजेब ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था। यह काम औरंगजेब जैसे व्यक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, औरंगजेब से ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता। यह काम अकबर ने किया था। अकबर ने गोवा
अपना दूत मंडल भेजा और किसको आमंत्रित करने के लिए? जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो यह तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में पहुंचा था, बिल्कुल सही है। पहला जेसुइट शिष्टमंडल का नेता पारदे रुडोल्फ एक्वाविना था, बिल्कुल सही है। जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करता है। मतलब जिस प्रकार से फारसी इतिहासकारों ने मुगल दरबार के बारे में लिखा, वैसी ही जानकारी जेसुइट पादरियों ने भी मुगल दरबार के बारे में दी थी। तो 2, 3 और 4, यह 2, 3, 4 आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो 2, 3, 4, मतलब विकल्प डी। अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने का बहुत बड़ा उत्सुक था। सर्वप्रथम अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतमंडल गोवा भेजा था। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा। देखिए 1580 में फतेहपुर सिकरी में पहला इबादत खाने में पहुंचा था जेसुइट शिष्टमंडल 1580 में। ठीक है, और वह वहां पर 2 वर्ष तक रहा। लाहौर के दरबार में भी 2 शिष्टमंडल 1591 में और 1595 में। पहला शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी में पहुंचा 1580 में, फिर 1591 में और 1595 में भी 2 शिष्टमंडल आए। जेसुइट शिष्टमंडल के नेता का नाम पारदे रुडोल्फ एक्वाविना था। जेसुइट विवरणों से मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि होती है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए, इसने फतेहपुर सिकरी के इबादत खाने में अंतरधर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया, बिल्कुल सही है। अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया, बिल्कुल सही है। ये अबुल फजल के दिमाग की ही उपज थी, सुलह-ए-कुल। अबुल फजल और अकबर यह मिलकर रहा करते थे। ठीक है, मतलब इबादत खाने को लेकर या जो भी सहिष्णुता वाले विचार थे वो अबुल फजल के थे। तो यह दोनों बातें सही हैं। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, विकल्प सी। अकबर ने फतेहपुर सिकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों, ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि और राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? आलमगीर नामक ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद काजिम के द्वारा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों के इतिहास का संकलन आलमगीर नामा है। तो मोहम्मद काजिम के द्वारा आलमगीर नामा लिखा गया था, लेकिन औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के बारे में जानकारी मिलती है आलमगीर नामा से। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और जाकर एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। देखिए मित्रों, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है एनसीईआरटी का, ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है और इसमें TRE 3, TRE 4, TGT, PGT सबकी तैयारी 1499 रुपये में कराई जाएगी आप लोगों की। और अगर आप लोग TRE 3 का अगर आप लोग को कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग 799 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे और पेटीएम नंबर यही है, 8318397276 76 है यार, 79 लिखे हैं 7276। ठीक मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।